हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। फटाफट से आइएगा और चर्चा को आज चलाएंगे। और चर्चा में आज सबसे पहला मुद्दा उठाना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। बेटा इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंस के पॉइंट सीखे थे। सोडा इज, याद आ रहा होगा। और उससे पहले हमने सीखा था आपका प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग में IDAE था, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सब बच्चे बोलेंगे प्लीज। डी से क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, ए से था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जहाँ पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का डॉक्यूमेंट बना रहे थे। और अगला था एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हमने क्या बताना है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो किसके बेसिस पे होगा ये डिटरमिन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी के बेसिस पे डिटरमिन होगा। तो जब भी हम अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, तो वो फोर्थ वाले प्रोसेस की बात कर रहा है, फोर्थ वाले स्टेप की बात कर रहा होगा। अगला मुद्दा हमने सीखा था सोडा इज। तो मैं सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट करवा दूं, मेरी हेल्प करिएगा। एस फॉर स्पेशलाइजेशन, ओ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल। ठीक है जी। ए से क्या था? एडॉप्शन टू चेंज भी था, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी था। दो पॉइंट्स है, एडॉप्शन टू चेंज भी है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी था। अच्छा, सोडा में फिर ए में अगला फिर से या तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो या एडॉप्शन टू चेंज बोल दो, दो ही बातें हो गई। सी से क्या था गाइस? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और ई से था एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अच्छा, डू सिद्धू याद आ रहा है कुछ? डी फॉर डायरेक्शन, आर यू श्योर? अच्छा, ओ से था ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज था, ये मुझे ओ नहीं कभी भूलता। अच्छा, डू सिद्धू। एस से क्या था? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आई से क्या था? इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, डी से क्या था? डिसीजन मेकिंग। और यू से था अनसर्टेनिटीज। याद हो गया? यस सर, गुड सर, गुड, शाबाश। चलो चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेटा आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है जहां पे ये पता चल रहा है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ये एक नेटवर्क की तरह काम करेगा, नेटवर्क की तरह काम करेगा जो कि रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा होगा किन किन के बीच में, पीपल में, वर्क में और रिसोर्सेज में। व्हाट डू यू मीन बाय द पीपल? लोग, वर्क काम, रिसोर्सेज साधन। ये देखो कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा और किस किस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी क्लैरिटी हमें कहाँ से मिल सकती है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखने के बाद मिल सकती है। इसलिए हमने बोला कि ये एक नेटवर्क है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तीनों में एक रिलेशनशिप को स्थापित करके हमको दे रहा है। तो ये लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। मोर ओवर, जैसे एक इंडिविजुअल का ढांचा एक स्केलेटन होता है, उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। आइएगा मैं फटाफट से ये 3-4 लाइनें लिखवाऊँ, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीनिंग। मीनिंग, it is a framework in which it is a framework in which various, बेटा पेपर में जब भी फ्रेमवर्क वर्ड आ जाए अंडरलाइन कर लो। पेपर में जब भी फ्रेमवर्क वर्ड आ जाए तो आपके मन में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टक होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे है ऑर्गेनाइज वेरियस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल आर टू बी परफॉर्म्ड। बेटे मैनेजरियल का मतलब होता है डिसीजन लेने वाले, ऑपरेशन का मतलब है जहां पे वाकई काम होता है, जहां पे वर्क शुरू हो जाता है। लाइक प्रोडक्शन शुरू हो गई तो प्रोडक्शन इज एन ऑपरेशन पार्ट। हाउ द प्रोडक्शन विल बी डन, दैट इज द मैनेजरियल टास्क। जनरली ऑपरेशनल टास्क के अंदर कौन से लोग एंगेज होते होंगे? लोअर लेवल एंड द वर्कर्स। और मैनेजरियल में कौन लोग एंगेज होते होंगे? टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल।
ठीक है। नंबर बी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ various job positions responsibilities, authority, at different levels. It defines the relationship between तीन चीजों में याद रखना। पीपल, बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। कॉन्सेप्ट एक और लिखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, समझते हैं पहले 2 मिनट के अंदर अंदर। बेटा ये मिस्टर ए हैं, मैनेजर हैं। ये मिस्टर ए हैं, एक मैनेजर हैं। सर्कमस्टांसेस इनको अलाउ नहीं करते ज्यादा बंदों को अपने तले कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ लोगों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ लोगों को ही अपने अंदर मैनेज कर सकते हैं। लाइक कैसे? बी सी डी ई, ये मैनेज कर लेगा आराम से 4 लोग। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना भैया? यस सर। या इसको ऐसे भी बोल दो, भाग समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। मिस्टर जेड तेज बंदा है, वो अपने नीचे 10 लोगों को मैनेज कर लेगा बड़े आराम से। यहां मैंने 10 लोगों के नाम लिख दिए। एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसी को बोलते हैं क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। पहली बात। दूसरी बात बताइएगा, इन दोनों में से 1 एंड 2, एक नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। बताइए नैरो कौन सा, वाइड कौन सा? पहले वाला, दूसरे वाला वाइड। अगर एक मैनेजर कम लोगों को अपने नीचे मैनेज कर सकता है, देन देयर विल बी दी नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक मैनेजर अपने नीचे कई लोगों को मैनेज कर सकता है, देन इट विल बी दी वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना भैया? ये बता क्या रहा है, ये क्या कर रहा है? ये आपके बेसिकली ये दीज आर व्हाट, ये दोनों क्या हैं? ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो गाइस? यस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाइड होगा कि नैरो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि एक मैनेजर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। यस और नो गाइस? अरे हाँ यार, हाँ यार बोलो तो सही। क्या भूसड़ बन के बैठे हुए हो यार? कुछ तो बोलो क्लास के अंदर। तो भैया, और कितने लोगों को मैनेज कर पाना क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की शेप कौन डिटरमिन करेगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पेपर में एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया होगा? मैं इस बात को लिखवाऊं, काम आगे करेंगे फिर। मीनिंग नंबर 1, इट मीन्स
how many subordinates can be effectively managed by one manager? Number 2, if the manager can manage small number of the people, then there will be a narrow organizational structure. C point. If the manager can manage large number of subordinates under him, then there will be wide organizational structure. आपने डायग्राम बनानी है, बना सकते हो. Last point, span of management gives a shape to the organizational structure. मार्क अंडरलाइन द शेप वर्ड इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर. हेडिंग नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ organizational structure. बेटा पहला है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगला है डिविजनल स्ट्रक्चर. बेटा ये वही है डिपार्टमेंटलाइजेशन के दो मुद्दे जो हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किए थे आपके साथ. फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटा सबको याद होगा, जब हम ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर टास्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट विल लीड टू द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, एंड विद दैट व्हाट विल बी फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा अध्याय बातों को, जैसे कि हम लोग सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो परचेज वाली हैं उसको परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड सो ऑन. बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा कल उठानी चाहिए क्योंकि लंबी चर्चा है, हमारे फिर और सब्जेक्ट सफ़र हो जाते हैं इस चक्कर में. तो इसको यहीं पे ही मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और अगली क्लास में इसको पूरे रूप में चर्चा करूँगा. और बेटा इट कैन कम फॉर द 4 to 6 marks in the paper. There will be a case study, and from that case study you have to identify that which structure is going to be there in the organization, and after the identification the question might ask you to identify the advantages and the disadvantages, and you have to write down in the paper. These kind of the questions can come from this particular part. So right now I'm going to wind up this session and let's have the account session. Thank you so much, please.